हाँ जी दोस्तों, अगर आप भी ऐसी दुनिया में होते जहाँ पे बहुत ही ज्यादा सुपर पावर होती है तो आप लोग भी एक पावरफुल ओनमोजी होते। पर हम इस एनिमे को देखकर और अपने आप को इमेजिन कर कर काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। तो कहानी के स्टार्टिंग में हमको एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है जिसने कि अभी जन्म ही लिया था, बट उसके दादाजी उसको मारना चाहते थे क्योंकि एक भविष्यवाणी से उनको पता चला था कि ये बच्चा शायद से डोजी का पुनर्जन्म हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं हजारों सालों पहले का सबसे पावरफुल ओनमोजी जो कि डोजी से दुनिया को नष्ट करने से बचाने आया हुआ था। अब तुम जिंदा नहीं रह सकते छोटे बच्चे, अब तुमको मरना पड़ेगा। हालांकि उसी टाइम उस बुड्ढे के बुलाए हुए शिकिगामी मर जाते हैं एंड उसको यकीन हो जाता है कि ये बच्चा और कोई नहीं डोजी का ही पुनर्जन्म है। तभी उस बच्चे के फादर एक पावरफुल अटैक करते हैं डोजी पर एंड वो कहता है कि मुझे तुम इतनी आसानी से नहीं मार सकते। डोजी उस बच्चे को प्रोटेक्ट कर कर वहाँ से ले जाने लगता है एंड उस बच्चे की मदर काफी ज्यादा चिंता करती है अपने बच्चे की, बट वो कैसे बचाती है अपने बच्चे को क्योंकि उसके पेट में एक और बच्चा होता है। तभी डोजी कहता है कि आखिर मेरा भाई भी मेरे तरह ही बनेगा और एक दिन पक्का पावरफुल समन किंग बन जाएगा। एंड उसके बाद डोजी वहाँ से जाते हुए कहता है कि एक दिन मैं अपने भाई को लेने जरूर आऊंगा और पावरफुल अटैक कर कर इस सिटी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। आखिर कब तक हम डोजी से बचकर भागते रहेंगे और मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ कि मैं डोजी से लड़ पाऊं। अब बस मुझे अपने छोटे पोते पर ही उम्मीद है, वही हमको डोजी के पावरफुल अटैक से बचा सकता है क्योंकि उनको लगता था कि उनका छोटा पोता ही है जो डोजी के तरह पावरफुल बन सकता है। लेकिन उनने कभी नहीं सोचा था कि उनका छोटा पोता उनके परिवार की शिकिगामी टेक्निक को समझ ही नहीं पाएगा। और उस बच्चे का नाम आसाकुरा यो होता है। यो के पास एक पावरफुल ओनमोजी बनने की कमी थी, जबकि उसका सपना तो ये था कि वो एक बहुत ही बेकार इंसान बने। अब उसके दादाजी को भी समझ में नहीं आता है कि वो अपने पोते को ये सब कैसे सिखाए। तब उसके दादाजी उसको एक सीक्रेट बात बताते हैं, बच्चे तुम ये मत सोचना कि इस दुनिया में सिर्फ इंसान रहते हैं, इस दुनिया में भूत और प्रेत भी एग्जिट करते हैं। असाकुरा परिवार के तरह ही कई लोग भूतों से बातें भी करते हैं एंड उन लोगों को शमन के नाम से जाना जाता है। और इस दुनिया में सभी चीजें यानी कि भूत प्रेत और किंग ये सब गॉड के अंडर काम करते हैं एंड इंसानों के डेवलपमेंट के लिए हमारे गॉड समन किंग से बात भी करते हैं। ये सब सुनने के बाद यो खड़ा होता है एंड फैसला लेता है कि मैं एक दिन शमन किंग बन के रहूंगा। दादाजी उसके बाद तो मैं आराम से मौज करूंगा, है ना, मस्त खाऊंगा पीऊंगा और सो जाऊंगा। उसकी ये बातें सुनने के बाद उसके दादाजी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है उस पे। देन हम देखते हैं कि ह्यू घोस्ट को खोजने की ट्रेनिंग करने के लिए वहाँ पे पहुंच जाता है एंड अपने न्यू स्कूल में एडमिशन लेने के बाद वो अपने एक क्लासमेट से मिलता है जिसका नाम मंटा होता है एंड उसने अपनी लाइफ में कभी भी शमन नहीं देखे होते। तभी यो गोश्त को बुलाता है एंड मंटा को डरा देता है। जो गोश्त समुराई के ड्रेस में होता है उसका नाम होता है अमिदा मारू और यो कबर पर उसका पूरा नाम भी पड़ता है। जिसके बाद यो ने मांटा से अमिता मारू के बारे में और जानने के लिए बातें करना स्टार्ट कर दी। अब हमको पता चलता है कि 6000 साल पहले एक फेमस समुराई की स्वाड वहाँ की लोकल म्यूजियम में रखी गई है। जिसके बाद यू एक भूत से मिलता है जो कि अमिता मारू के स्वाड के पास में था और वो अपना नाम मूसोके बताता है। जिसके बाद यू मूसोके से अमिता मारू की स्टोरी के बारे में पूछने लगता है। उसी टाइम मांटा भी यू को खोजने के लिए कब्रिस्तान में चला जाता है एंड तभी हम देखते हैं कि एक ग्रुप ने कब्रिस्तान में अपना कब्जा बना लिया था एंड अपनी पार्टी वहाँ एंजॉय कर रहे होते हैं। इस तरफ हम उनके ग्रुप के लीडर को देखते हैं जो काफी ज्यादा एरोगेंट टाइप का है और उसका नाम रियोनोसुके होता है। यहाँ तक कि उसने फेमस अमिदा मारू के कबर के पत्थर को अपने एक वार से तोड़ दिया। ये तुमने क्या किया लीडर? ये सब चीजें मांटा ने भी देख ली थी और वहाँ से चुपचाप भाग ही रहा होता है, बट तभी योगे उसको पकड़ लेता है और उसकी खूब पिटाई कर देता है। एंड जब यू को ये बात पता चलती है कि उसके दोस्त को किसी बंदे ने बुली किया है, ये सब देखने के बाद उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है। एंड इस तरफ रियोनोसुके जो काफी हरामी बंदा होता है, क्या आप लोगों को लगता है कि हमारा यू उसको हरा सकता है? आइए देखते हैं। वो अमिदा मारू के पास जाता है जिसने 600 साल पहले अनगिनत लोगों को मार डाला था। अब यो का भी रिवेंज लेने का टाइम आ गया था और वो बस एक ही गोश्त को गोले में बदल सकता था और शमन गोश्त यो का साथ देता है। इस तरफ सड़क पर जीवन का अनुभव रखने वाले बंदे किसी नए बच्चे से डरने वाले तो नहीं थे। मेरे शेरों जाओ और खत्म कर दो इस छोटे चूहे को। और यो ने तुरंत आत्मा के गोले को अपने शरीर के अंदर डाल दिया एंड पूरी पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद वो उस बंदों पे पावरफुल अटैक करता है। वो उनके ग्रुप के 2 बंदों को आसानी से मार देता है, जिसको देखने के बाद उनके ग्रुप के सारे बंदे तो शॉक हो जाते हैं एंड उस बच्चे से फाइट करने से डरते हैं। ये पावर थी समन की जो कि पूरे गोश्त पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये सब देखने के बाद उनका गैंग लीडर अब खुद लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ता है, अपनी स्वाड निकाल कर यो पे अटैक करता है। लेकिन तभी यो उसके अटैक को डॉज कर उसके आगे के बालों
को काट देता है। ये सब देखने के बाद उनका ग्रुप अपने लीडर को उठा के वहाँ से भाग जाते हैं। अरे मालिक, आप तो हीरो बनने गए थे लेकिन आगे से जीरो बन गए। इस वर्ल्ड में काफी पावरफुल गोस्ट रहते हैं और ये गोस्ट जिंदा इंसानों से जुड़े रहते हैं। अमिदा मारू भी उनमें से एक है। तभी यो अमिदा मारू की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि मुझे शमन किंग बनना है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? नहीं बच्चे, मैं तेरी हेल्प बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अमिदा मारू वहाँ पे अपने 600 साल पुराने दोस्त का वेट कर रहा होता है एंड वो दोनों मिलकर अपने मास्टर के लिए काम करते थे। और एक बार उनके मास्टर ने अमिदा मारू को उसके बेस्ट फ्रेंड मासुके को मारने का ऑर्डर दिया था ताकि वो कोई खतरनाक वेपन ना बना पाए। और अमिदा मारू अपने फ्रेंड को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। एंड मासुके उससे कहता है, मेरे भाई मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तेरे लिए सबसे पावरफुल स्वॉर्ड बनाऊंगा। ये बात सुनने के बाद अमिदा मारू की तो आंखें भर आती है और उसको पता भी नहीं होता कि उनके मास्टर ने मुसेके को अपने आर्मी भेजकर मरवा दिया था। तभी वो 600 साल से अपने बेस्ट फ्रेंड का यहाँ वेट कर रहा था क्योंकि उसने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उससे मिलने जरूर आएगा। तब लास्ट में 1000 लोगों को मारने के बाद मोसुके भी मारा जाता है एंड वो रोता है और कहता है कि मैं अपना प्रॉमिस भी पूरा नहीं कर पाया, क्यों ना हम दोनों मिलकर उसके लिए एक तलवार बना दे। बोलो बोलो। जिसके बाद यू मुसुके के हेल्प से हरुसेमे नाम की एक स्वॉर्ड बना देता है और अमिदा मारू को पकड़ा देता है। इसको देखने के बाद अमिदा मारू कहता है कि ये स्वॉर्ड तुमको कहाँ से मिली यार? इस स्वॉर्ड को देने का वादा तो मेरे दोस्त मुसुके ने मुझसे किया था, यानी कि ये स्वॉर्ड मुसुके ने मेरे लिए भिजवाई है। ये देखने के बाद अमिदा मारू काफी ज्यादा खुश होता है एंड यू को थैंक्स कहता है और वो यू को कहता है कि अंडरवर्ल्ड में जाने से पहले मैं तुम्हें समन किंग बनवाने में हेल्प जरूर करूंगा। इस तरह यू को अपना पहला पावरफुल गोस्ट मिलता है। ये सारी चीजें एक मिस्टीरियस बॉय दूर खड़े देख रहा होता है। अब यू अपने दोस्तों के साथ वहाँ से कहीं जा रहा होता है। तभी वो लोग देखते हैं कि एक बच्चे को कई लोगों ने घेर लिया है एंड वो बच्चा और कोई नहीं, वही मिस्टीरियस बॉय होता है जो कि अपनी पावर से उन सारे बंदों को मार देता है। मार खाने के बाद उस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आती है, अब मैं इसको कार से कुचल दूंगा। तभी वो बंदा अपना गोल्डन टोकन निकालता है और उसमें से एक गोश्त बाहर आता है जिसका नाम बेसन होता है, जिसकी पावर से वो उस कार को बीच में से स्लाइस कर देता है। अमिदा मारू और यू उसको देखकर शॉक हो जाते हैं कि ये बच्चा है कौन। जैसे ही वो बच्चा उनको जान से मारने वाला होता है तभी यो आकर उसको रोक देता है एंड उसे कहता है कि आखिर तुमको इन्हें जान से मारने का अधिकार किसने दिया है। देन वो मिस्टीरियस बच्चा अपने आप को टाउरन नाम से इंट्रोड्यूस करवाता है एंड कहता है, मैं फ्यूचर समन किंग हूँ। ऐसे लोग दुनिया को खत्म कर देंगे एंड इनको मारना मेरा कर्तव्य है। और क्या तुम अपना पावरफुल गोश्त अमिदा मारू मेरे को दे सकते हो ताकि अमिदा मारू मेरे लिए काम कर सके। उसकी ये बातें सुनकर यो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। जिसके बाद रैन अमिदा मारू का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम इतने पागल हो क्योंकि तुमने अभी तक अपने पूरी गोश्त पावर का इस्तेमाल किया ही नहीं है। तब यो कहता है कि वो मेरा दोस्त है और अब दिखाता हूँ मैं उसकी पावर। फिर वो दोनों पूरी गोश्त पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ पे जो रैन का गोश्त होता है उसकी स्वॉर्ड फाइटिंग स्किल काफी ज्यादा खतरनाक होती है। जिसके बाद रैन यो पे कंटिन्यूसली अटैक कर रहा होता है और यो उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। तभी रैन यो पे घातक हमला करता है एंड यो उसको अपने बैरल से रोक देता है। ये देखने के बाद रैन शॉक हो जाता है और कहता है कि ये तो मेरा अभी वार्म अप है। जिसके बाद रैन अपने 100% फ्यूजन का यूज करता है और एक बड़ा हमला कर यो को मार गिराता है। ये इस पावर की एडवांस फॉर्म होती है जिसमें कि 2 सोल्स एक ही बॉडी में एग्जिट करते हैं। तब रैन यो को सुनाते हुए कहता है, मैं किसी गोश्त को अपने दोस्त नहीं बनाता। देन यो खड़ा होता है और अपने और रैन के बीच के अंतर को देखकर यो अमिदा मारू को दोबारा से अंडरग्राउंड में जाने के लिए कहता है क्योंकि मैं अपने दोस्त को किसी रैन जैसे बंदे के हाथ में नहीं सौंप सकता। तभी रैन गुस्से में आकर यो को जान से मारने का फैसला लेता है। नहीं, तुम मेरे दोस्त को नहीं मार सकते और अगर मेरे दोस्त को थोड़ी सी भी खरोच आई तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं बच्चे। उसकी ये बात सुनकर रैन अपने पूरे 1000% फ्यूजन को एक्टिवेट करता है एंड यो पे फिर से पावरफुल अटैक करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं यो अपने एक हाथ से उस अटैक को रोक देता है क्योंकि अब यो भी 1000% फ्यूजन में चार्ज हो चुका था। वो रैन को समझाता है कि अपने गोश्त को अपने पैरों की जूती समझना अच्छी बात नहीं है। हमारे दिल का प्यार हमारे गोश्त के 100% फ्यूजन को एक्टिवेट कर देता है। बट लास्ट तक रैन ये समझ नहीं पाता कि जो बंदा भूतों को अपना दोस्त मानता है तो आखिर वो बंदा समन किंग कैसे बन सकता है। फिर रैन को हराने के बाद यो भी थकावट के कारण नीचे गिर जाता है। अब उसकी आंखें खुलती है हॉस्पिटल में जहाँ पे वो अमिदा मारू और मांटा को अपने पास पाता है। तभी एक प्यारी सी लड़की दरवाजे के सामने पहुंचती है एंड मांटा उसे कहता है कि हे तू यहाँ पे क्या कर रही है, चल बाहर निकल यहाँ से। जिसका नाम आना होता है एंड उसको यो की ग्रैंड मदर ने यो के लिए फ्यूचर वाइफ ढूंढी थी। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। जहाँ पे हमें पता चलता है कि 13 वर्ष की उम्र में ही उसके पास खतरनाक पावर आ गई थी एंड वो अपने समन किंग के वाइफ बनने के लिए काफी दूर से ट्रेवल करके वहाँ आई थी ताकि उसका फियांसी जल्द से जल्द अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर सके। एंड उसको पता था कि यो इतना पावरफुल नहीं है क्योंकि वो एक छोटे से बच्चे रैन को भी नहीं हरा पाया था, तो ये क्या ही अपने खतरनाक ओपोनेंट को मार पाएगा। और यो ने कभी भी अपनी स्कूल
उससे इतना प्यार नहीं किया था जितना वो अब करता है। खास तौर पर इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आना उसे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही थी। तब यो को रियलाइज होता है कि आना के बगैर उससे काफी ज्यादा शांति मिल सकती है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि आना ने उसके न्यू स्कूल में एडमिशन करा लिया है, अपना तनाव दूर करने के लिए वो फेमस स्टार ली पेरोन की मूवी देखने के लिए चले जाते हैं, जो कि अपने फेमस मार्शल आर्ट के लिए जाने जाते हैं, जो अब मर चुके हैं और उनकी बॉडी अभी तक किसी को नहीं मिली। जब वो लोग पायरन के इतिहास के बारे में सोच ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो कि टाओ रैन की सिस्टर होती है, जिसका नाम टाओ जुन होता है। वो अपने कार्ड्स का इस्तेमाल कर जॉम्बी को बाहर निकालती है। वो अमिदा मारू से अपने भाई का बदला लेने आई थी। एंड जो वो जॉम्बी होता है वो और कोई नहीं ली पैरोल होता है, जिसको जुन के पेरेंट्स ने एक जॉम्बी में कन्वर्ट कर दिया था। ये सब सुनने के बाद यो, जो कि काफी ज्यादा गुस्सा होता है, बस किंग बनने के लिए कोई किसी की जान कैसे ले सकता है यार। अब यो भी जुन से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और पेरन पे अटैक करता है, जिसके बाद पेरन उसको एक ही हाथ से पकड़ लेता है। अब यो भी पेरन की पावर को समझ चुका था और जब यो रैन को अमिदा मारू को सौंपने से मना कर देता है तो ठीक है पेरन अपनी आखिरी मूव का यूज करो। जिसके बाद पेरन भी अपनी लास्ट मूव का यूज करता है एंड यो को हवा में उड़ा देता है एंड यो बुरी तरह पिट जाता है। मेरे भाई यो, तेरे को ज्यादा चोट तो नहीं आई? हालांकि यो फिर से खड़ा होता है और उसको बिलीव नहीं हो रहा होता है कि आखिर कैसे जुन पायरोन के शरीर को कंट्रोल कर सकती है। वो ऐसा नहीं कर सकती यार, कैसे? यो की बातों को सुनकर पायरोन रोने लगता है, लेकिन जुन का ऑर्डर मानते हुए वो यो पर अटैक जारी रखता है। अब यो को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आना सोचती है कि मेरे को भी इसका साथ देना पड़ेगा और मैं भी अपने भाई को ऐसे मार खाते हुए नहीं देख सकता यार, अब मेरे को कोई वेपन ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद मेंटा वहाँ से भागता है और र्यूनोसुके से मिलता है। मेंटा को देखने के बाद र्यूनोसुके काफी गुस्से में आ जाता है एंड उसको मारने के बाद अपनी लकड़ी की स्वाड उसको दे देता है और फिर मेंटा उस स्वाड को लेकर यो के हाथों में दे देता है, जिसको लेने के बाद यो उसको थैंक यू कहता है एंड कहता है कि क्या हुआ, ये लकड़ी की तलवार है, लेकिन एक पावरफुल मैन के हाथों में आने के बाद ये तलवार भी काफी घातक साबित होगी। फिर यो ने एंड अमिदा मारू ने अपनी पावर को फिर से समन किया। देन पायरोन के अटैक को डॉज करने के बाद वो उसके सर पे लगा हुआ ताबीज को अपने स्वॉर्ड से काट देता है एंड फिर वो होश में आ जाता है और सोचता है कि टाओ फैमिली ने मुझे मॉन्स्टर बना के मेरी पावर का गलत इस्तेमाल किया है और अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। तभी वो गुस्से में आकर जुन पे अटैक कर देता है, बट यो आगे आकर उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और वो पायरोन को शांत रहने के लिए कहता है एंड उसको समझाता है कि जुन को मारने के बाद तुम्हारा अतीत नहीं बदलेगा यार। गुस्से में आकर पायरोन ने अपना पूरा गुस्सा यो पर निकालने लगता है। तभी जुन को एहसास होता है कि अब पायरोन की इस मॉन्स्टर बॉडी में उसका कोई भी सामना नहीं कर सकता। तभी आना जुन से पूछती है कि मुझे बताओ कि है कोई ऐसा बंदा जिसको देखकर पायरोन पास्ट में डरता था। तभी जुन को याद आता है एंड वो उसको बताती है हाँ, पायरोन का एक मास्टर था, शामोन। ये सुनने के बाद आना अपनी शैमनिक पावर का यूज करती है और मास्टर सुमन की सोल को यो के अंदर अटैच कर देती है और ये होने के बाद तो यो का हाल भी कुछ ऐसा हो गया था एंड यो को ओल्ड मैन की तरह देखते हुए अब तो शायद ही यो पायरोन को मार पाएगा। जिसके बाद पेरोन अपने पावरफुल अटैक करता है और शोमन उसके सारे अटैक को आसानी से डॉज कर देता है, क्योंकि शामोन को पायरोन की सारी कमजोरी के बारे में पहले से ही पता था, क्योंकि वो भी मार्शल आर्ट में गेम मास्टर थे। तभी शामोन देखते हैं कि पेरोन का दिमाग गुस्से से पागल हो चुका है और मार्शल आर्ट का असली उपयोग भूल गया है, जिसका मतलब था अल्टीमेट फ्रीडम तक पहुंचना। तभी यो की बॉडी का यूज करते हुए शामोन ने अपने पूरी लाइफ टाइम का सिग्नेचर अटैक यूज किया। अब तुम नहीं बचोगे पेरोल, ये लो। इस मुक्के ने पायरोन को गिरा दिया था एंड उसके अंदर के ताबीज को भी बाहर निकाल दिया था। अब पायरोन काफी शांत हो गया था और अपने जिंदा फॉर्म में वापस आ गया था। जुन काफी डर गई थी एंड वो सोचती है कि अब मैं पेरोन के साथ ज्यादा नहीं रह सकती, लेकिन तभी पायरोन उसको रोक देता है और उसको बताता है कि मैं अपने मास्टर के साथ हेवन में नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो अपनी मृत्यु से पहले जिस मार्शल आर्ट टेक्निक में काम कर रहा था वो उसको और भी ज्यादा इम्प्रूव करना चाहता था और ताऊ परिवार ने जो मेरा जॉम्बी का शरीर बनाया है वो मेरे इस मूव को सीखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसीलिए वो जुन को अपने साथ प्रैक्टिस में हेल्प करने के लिए कहता है। अब आगे रियोनोसुके अपनी न्यू जगह को देखकर काफी ज्यादा एंजॉय करने लगता है। ओए गैंग लीडर, इस जगह को जल्दी से छोड़ के यहाँ से भाग जा, नहीं तो क्या कर लेगा तू छोटे चूहे। इसके बाद वो उसके आगे के बालों को काट देता है। नेक्स्ट डे रियोनोसुके को उस लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम आना होता है और वो आना का पीछा करते करते उसके घर तक आ जाता है एंड मांटा को देख कर तो वो शॉक हो जाता है, अरे तू तो वही है चूहे, तू भी यहाँ पे रहता है। और आना बताती है कि ये घर हमने $50 पर किराए पे लिया है, इसका किराया काफी सस्ता है। इसका रीजन ये है कि यहाँ बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। मांटा वहाँ के गोश्त को देखकर शॉक हो जाता है एंड चुपचाप उस घर से भाग जाता है। इसके बाद हमको रियो दिखाया जाता है जो कहता है कि मैंने अपना प्यार और अपनी रिस्पेक्ट दोनों खो चुकी है एंड अब मुझे इस वर्ल्ड में जीने की कोई भी इच्छा नहीं बची है। तभी अचानक उसके पीछे एक खतरनाक गोश्त आ जाता है जो कि यो को हराने के लिए उसकी बॉडी में घुस जाता है। अब वो उस गोश्त के वजह से पूरा पोजेस हो चुका था। देन वो अपने बंदों को कहता है कि
जाओ अमिदा मारू की हारुसामी स्वाड को चुरा के लाओ, जो कि एक म्यूजियम में रखी हुई है। मांटा ने भी गलती से ये सब बातें सुन ली थी और जैसे ही वो वहाँ से भाग रहा होता है तभी रियोनोसुके उसे पकड़ लेता है। उसी टाइम यो को भी एहसास होता है कि शायद मेरा दोस्त मांटा खतरे में है। जैसे ही वो लोग मांटा को बचाने जाने वाले होते हैं तभी रियोनोसुके मांटा को अपने कंधे में रख कर उनके पास ले आता है। आना उसको देखकर तुरंत समझ जाती है कि इसको किसी डेविल स्पिरिट ने अपने वश में कर लिया है, जो कि और कोई नहीं टोकोगेरा होता है, जो कि 600 साल पुरानी आत्मा थी एंड अमिदा मारू से बदला लेने के लिए आई थी, जिसने उसे मार डाला था। एंड अमिदा मारू को ये सारी बातें याद नहीं होती, लेकिन वो कहता है कि मैंने मांटा से प्रॉमिस किया है कि मैं उसकी रक्षा करूंगा और अगर मांटा को थोड़ी सी भी खरोच आई तो तू बचेगा नहीं साले। ये सुनने के बाद तो टोकोगोरा गुस्से में आ जाता है एंड मांटा को मारने वाला होता है। तभी यो भी अपनी सोल इंटीग्रेशन को स्टार्ट करता है और इस तरफ टोकोगेरा भी इस पल का इंतजार कर रहा था। इसके बाद वो यू पे अटैक करता है एंड यू उसके अटैक को डॉज कर जाता है। हालांकि वो अमिदा मारू की सबसे खतरनाक तलवार को देखकर चौंक गया था, बट अब हारुसामी स्वाड टोकोगेरा के हाथ में था, जिस तलवार को मोसुगे ने अपने पिता के हड्डियों से बनाई थी। बट ये देखने के बाद अमिदा मारू काफी सैड होता है कि उसकी तलवार किसी और ने छीन ली है। मांटा को खतरे में देखकर वो योग के अंदर आता है और एक घातक टेक्निक का यूज कर हारुसामी तलवार को तोड़ने की सोचता है। ये सुनने के बाद टोकोगेरा तो शॉक हो जाता है कि आखिर अमिदा मारू अपने दोस्त की बनाई हुई तलवार को कैसे तोड़ सकता है यार। बट अमिदा मारू समझ गया था कि मोसिको ने उसको जो तलवार दी थी वो असली नहीं है एंड वो अपने दोस्त के लिए जान देने के लिए भी रेडी हो गया था। यो टोकोगेरा को सरेंडर करने को कहता है, लेकिन वो फिर से मंटा पे अपना हमला कर देता है। ये सब देखने के बाद रियोनोसुके के बंदे ही उसको मारने लगते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि उनका लीडर अब लीडर नहीं रहा, वो एक डेविल बन चुका है। जिसके बाद उस टोकोगेरा ने रियोनोसुके को अपना बंधक बना लिया था। तभी आना उसे कहती है, आ मेरे से फाइट करके दिखा और जैसे ही तेरा मैजिक खत्म होगा तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। इस तरफ यो भी किसी को भी चोट पहुंचाते हुए नहीं देखना चाहता था। देन वो उस डेविल से कहता है कि रियोनोसुके की बॉडी को छोड़ दो और आके मेरी बॉडी में घुस जाओ। जिसके बाद टोकोगेरा उसकी बॉडी के अंदर घुस जाता है एंड यो को मारने के बजाय टोकोगेरा ने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि वो काफी इमोशनल हो जाता है अपनी पास्ट मेमोरी को याद करते हुए और कहता है कि मेरी माँ के तरह बस यो ही है जो मुझको बचाना चाहता है। इसके बाद वो काफी रोता है एंड कहता है कि अगर उसके पास भी पहले ही ऐसा पार्टनर होता तो उसको इतना दुख नहीं सहना पड़ता। एंड उन सबको लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, चैलेंज तो अब आने वाला था। और फिर एक चमकता हुआ तारा आसमान से अनाउंसमेंट करता है कि समन किंग टूर्नामेंट अब स्टार्ट होने वाला है और ये टूर्नामेंट राजा ने अनाउंसमेंट करवाया है। इसी बीच दुनिया भर के सारे शमन टोक्यो में पहुंच चुके थे, जहाँ पे वो दोनों भाई बहन भी आए थे, जुन और रैन। हालांकि इससे पहले यो उनका दोबारा से सामना करे, उससे पहले उसको अपने सामने खड़े मिस्टीरियस मैन को हराना था, जो कि 5 ट्राइब से बिलोंग करता है और उसके पास 5 स्पिरिट्स की पावर भी थी, इसमें से सारे 500 साल पुराने थे और उस बंदे का नाम होता है सिल्वा। तब वो यो को कहता है, अगर तू मुझको 10 मिनट के अंदर घायल कर देगा तो मैं तुझको शमन किंग बनने की टिकट दे दूंगा। सिल्वा के बारे में सब कुछ जानने के बाद अब यो अमिदा मारू की स्पीड को अपने अंदर ले आता है और सिल्वा पे पावरफुल अटैक करता है, लेकिन सिल्वा ने उसके अटैक को आसानी से रोक दिया। देन सिल्वा उसको बताता है कि मेरे पास ये शील्ड है जो मेरी रक्षा करती है और सिल्वा हॉर्न्स भी है जो कि अटैक करते हैं और सिल्वा टेल्स भी है जिसकी स्पीड काफी तेज है एंड ये है सिल्वा रोल्स जो मेरे पे आने वाले अटैक को कंट्रोल करती है और लास्ट है सिल्वा विंग्स जिसके हेल्प से मैं हवा में उड़ने लगता हूँ। सारी पावरफुल स्पीड तो इसी के पास है यार। अब यो समझ जाता है कि मुझे भी अपने घोस्ट पावर का यूज करना पड़ेगा। जिसके बाद वो सिल्वा पे अपना पहला अटैक करता है और अमिदा मारू को सिल्वा की तरफ फेंकता है, बट सिल्वा को उससे कुछ नहीं होता। फिर वो आना के बताए हुए एग्जाम्पल को यूज करता है और एक मंत्र पढ़ने लगता है जिसका सिल्वा पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, जबकि इसके वजह से अमिदा मारू को परियामा लेने के लिए पहुंच गई थी। अब सिल्वा उसे बताता है कि मेरी 5 घोस्ट पावर मेरी इस बॉडी के इन पार्टों में छुपी हुई है। यो भी अब समझ चुका था कि इसको हराने के लिए मुझको अपनी घोस्ट पावर को मिलाना पड़ेगा, जिसके बाद मैं अपने लक्ष्य में पहुंच जाऊंगा, जो कि अपने ओवर सोल पावर को एक्टिवेट कर देता है एंड यो को इसका इस्तेमाल करना बखूबी आता था। अब ये दोनों के दोनों बराबरी पे खड़े थे। इस तरफ सिल्वा ने अपनी आत्मा को जोड़कर अपने लास्ट ओवर सोल टोटेम टोप में मिला दिया और अगर यो इस टेस्ट को पास कर लेता है तो फिर उसको वो टोकन मिल जाएगा जहाँ वो जाकर समन किंग बनने में पार्टिसिपेट करेगा एंड अगर वो हारता है तो इसका मतलब है
डेथ। और जैसे ही वहाँ से पूरा धुआं हटता है तब पता चलता है कि सिल्वा को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है, जबकि यो थकावट के कारण नीचे गिर जाता है। फिर सिल्वा तेज से चिल्ला के कहता है फाइनली ये बच गया है। और बच क्या गया, इसने तो मेरे सर का पट्टा भी काट चुका है। इसके बाद सिल्वा यो को समन किंग बनने का पास देता है और उसे किंग बनने के लिए ऑल द बेस्ट कहता है। एंड जो ओरेकल बेल है वो स्पीड किंग की इच्छा के साथ रहती है एंड सभी मैचों की व्यवस्था इसी के द्वारा की जाएगी। एंड जो ये फाइट जीत जाएगा उसको स्पीड किंग के द्वारा पावर दे दी जाएगी। इस तरफ जो ये लड़का होता है वो पुराने देवताओं का वंशक होता है जिसका नाम होरो होरो होता है, जो कि एनु जनजाति का जादूगर होते हैं। एंड यो का अगला अपोनेंट यही है जिसके पास भी एक भूत की शक्ति थी। एंड भूत कुछ अजीब सा दिख रहा होता है जैसे कि आलू, बट इसके पास भी खतरनाक पावर होती है भाई। एंड ये होरो होरो का ओवर सोल रूप है, अनगिनत आइस को उस पर अटैक करता है एंड यो को भी अपने ओवर सोल फॉर्म को एक्टिवेट करना पड़ता है ताकि वो उनसे बच सके। देन फिर उनका मैच स्टार्ट होता है एंड इस गेम का रूल है अगर किसी ने भी मैच के टाइम पे अपनी ओवर सोल फॉर्म को हटाता है देन वो हारा हुआ घोषित कर दिया जाएगा। होरा होरा फिर से बर्फ का अटैक यो पे करता है, लेकिन इस बार यो अपनी शील्ड से उसके सारे अटैक को रोक देता है एंड अपने एक ही अटैक में होरा होरा को पीछे ढकेल देता है। यो सोचता है कि इसकी फाइटिंग स्किल तो काफी बेकार है यार, क्योंकि उसके बर्फ के अटैक को यो तो आराम से चकनाचूर कर दे रहा था। ये सब सुनने के बाद अब होरा होरा भी पीछे नहीं हटता एंड अपनी एक लास्ट पावरफुल आइडिया का यूज करता है। इसके बाद वो अपनी सारी एनर्जी को बाहर निकालता है एंड बहुत ही बड़ी बर्फ की चट्टान से यो पे अटैक कर देता है। और वो सोचता है इस अटैक के बाद तो यो जरूर से हार जाएगा। इतनी खतरनाक पावरफुल स्प्रिट यो पे काफी दबाव डालती है एंड वो सोचता है अगर मैं यहाँ से पीछे हटा तब तो मैं हार जाऊंगा यार, इसलिए वो रिस्क लेता है और बर्फ के अंदर दब जाता है। एंड जैसे ही वो सब खत्म होता है यो वहाँ से गायब हो जाता है। इस तरफ होरा होरा को लग रहा होता है कि उसने यो को जिंदा दफन कर दिया है, लेकिन तभी अचानक से यो बर्फ से बाहर आता है और होरा होरा पे एक पावरफुल अटैक कर देता है। तभी भी होरा होरा को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। यो ने पहले ही देख लिया था कि उसने होरा होरा के ओवर सोल को खत्म कर दिया है एंड वो उस फाइट को जीत जाता है। इसके बाद रियोनोसुके के साथ वो घर में सेलिब्रेट करते हैं अपनी पहली जीत को एंड साथ में होरा होरा भी उनको ज्वाइन कर लेता है एंड वो बताता है कि वो समन किंग क्यों बनना चाहता है ताकि वो अपने वहाँ के स्पिरिट्स के होमलैंड को फिर से ठीक कर पाए। ये उसकी ये बातें सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है और उनसे कहता है कि मैं भी तुम्हें सपोर्ट करूंगा। फिर होरा होरा यो को बताता है कि अभी हमारा टूर्नामेंट डबल एलिमिनेट फॉर्मेट में है जिसमें मेरे को एक और चांस मिलेगा। ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, बट उनकी एंजॉयमेंट अब खत्म ही होने वाली थी क्योंकि होरा होरा की बहन प्रियका वहाँ पे पहुंच जाती है एंड होरा होरा के अब अच्छे दिन खत्म हो चुके थे। और होरा होरा को देखने के बाद यो समझ जाता है कि ये और कोई नहीं उसकी बहन ही हो सकती है। इस तरफ ये मैजिशियन काफी ज्यादा पावरफुल होता है, वो एक कंकाल को अपने मैजिक से जिंदा कर कर एक लड़की में बदल देता है जो काफी ज्यादा मस्त होती है। और इस कंकाल का नेम फाउस्ट होता है जो कि समन किंग बनने के लिए यो का दूसरा अपोनेंट होता है। और इस बंदे के पास ऐसी पावर होती है जिससे वो सारे कंकालों को दोबारा से जिंदा कर सकता है। अपनी पहली मुलाकात में फाउस्ट ने कंकालों के ग्रुप को बुलाता है एंड मांटा को दोबारा से पकड़वा देता है एंड उसको जिंदा ही मारने वाले होते हैं, बट तभी यो आकर उसको बचा लेता है। हालांकि मांटा बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। ये सब देखने के बाद अब यो उसके कंकालों के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी वो अपने ओवर सोल फॉर्म में आता है एंड सारे कंकालों की हड्डी दोबारा से तोड़ देता है। वो फास्ट की स्केलेटन शील्ड को भी तोड़ देता है एंड उसको अपने अटैक से दूर गिरा देता है जिससे कि उसको काफी ज्यादा चोट लग जाती है। तुम्हें क्या लगा छोटे बच्चे, तू मुझको मार के जिंदा बच जाएगा? ये सुनने के बाद यो भी काफी ज्यादा गुस्से में आता है, बट उसकी जो एनर्जी होती है वो डिक्रीज होने लगती है, जबकि फास्ट कंकालों के पीछे अपने को रिकवर कर लेता है। काफी गुस्से में आने के बाद यो अपनी पावर को पूरा चार्ज करता है एंड फास्ट पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वो थकावट के कारण नीचे गिर जाता है। लेकिन यो हार मानने से इंकार कर देता है एंड मांटा को इंजर्ड करने वाले बंदे को फाइट करने का चैलेंज देता है। अब फास्ट भी समझ चुका था कि यो अब काफी थक चुका है एंड वो मुझसे फाइट नहीं कर सकता है और उसके पास ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट चांस था यो को मारने का। तभी फास्ट के बगल में जो कंकाल होता है वो एक ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाती है एंड फास्ट उसको कहता है कि ओवर सोल एरेजा। इसके बाद वो कंकाल उस पर अटैक कर देता है एंड यो से फाइट करके उसको काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। तभी आना उसकी मदद करने के लिए आगे आती है, लेकिन यो उसको मना कर देता है, अब तो मैं तुमको हरा के रहूंगा फास्ट। इसके बाद यो उसके कंकाल को कठपुतली कह के चिढ़ाने लगता है। इसके बाद फास्ट को काफी गुस्सा आता है एंड उसे कहता है कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा साले। जहाँ पे हमें पता चलता है कि एलिजा और कोई नहीं उसकी प्यारी पत्नी थी जिसको लुटेरों ने मार डाला था। अब फास्ट अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, हालांकि यो कहता है कि ये फाइट के दौरान दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए सही बात नहीं है। फिर यो उसे कहता है कि तुम तो समन किंग बनने के लायक भी नहीं हो यार। इसके बाद यो अपनी पूरी पावर को तलवार की नोक पे
पे रख देता है और फिर वो एलिजा को चकनाचूर कर देता है। थकान के कारण फिर यो नीचे गिर जाता है एंड उसकी ओवरसोल पावर भी खत्म हो चुकी थी, जिसका मतलब ये है कि वो इस फाइट को हार चुका है। ये सब होने के बाद यो काफी ज्यादा गुस्सा होता है एंड अपने आप को ही कोसने लगता है, लेकिन तभी अमिदामारू उसको कहता है कि तुम्हारा गुस्सा भी जायज है क्योंकि उसने तुम्हारे सबसे फेवरेट दोस्त को चोट पहुंचाई थी। और अब ये मैच भी खत्म हो चुका था, लेकिन तभी फास्ट ने अपनी पूरी पावर एक जायंट कंकाल में डाल दी थी। उसके बाद वो कंकाल यो में अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी टाओरेन वहां पे पहुंचता है और उसको चकनाचूर कर देता है। एंड अब हमको पता चलता है कि यो का अगला अपोनेंट टाओरेन है और उसके हाथ में एक काफी बड़ा हथियार होता है, हथौड़े और तलवार का मिक्सर। और ये रेन का ओवरसोल रूप था जो कि काफी पावरफुल दिख रहा होता है। जिसके बाद रेन यो पे अटैक करता है और यो उसके अटैक को आसानी से ब्लॉक कर देता है। हालांकि रेन जब यो के पीछे टेलीपोर्ट होता है एंड फिर उस पे अटैक करता है, लेकिन तभी भी यो उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। तभी यो अपना काउंटर अटैक करता है और रेन उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। खतरनाक फाइटिंग के बावजूद भी रेन की पावर में थोड़ी सी भी कमी नहीं आती और वो फिर से अपनी ओवरसोल पावर का यूज करता है एंड यो पे हमला कर देता है। रेन से फाइटिंग करते समय यो की जो पावर होती है वो रेन से काफी ज्यादा होती है एंड यो भी उसके सारे हमलों को रोकने में कामयाब होता है। तभी हम देखते हैं कि बेसन का अटैक यो को जमीन में पटक देता है, लेकिन यो उसकी पावरफुल अटैक से भी बच जाता है। हालांकि उसके इस अटैक के बाद यो की पावर में काफी अंतर आ जाता है, जिसको देखने के बाद रेन तो उस पे काफी ज्यादा अटैक करता है और यो को काफी इंजर्ड कर देता है। तू क्या जीतेगा छोटे चूहे मुझसे। जिसके बाद वो फिर से यो पे अटैक करते हैं और तभी अमिदामारू अपने बैटल का एक्सपीरियंस यूज करता है। तभी उन्हें बेसन की टेक्निक में एक खराबी दिखती है एंड वो यो को कहता है कि तुम बेसन के अटैक को डॉज कर जाओ और उसके पेट में एक पावरफुल पंच मारो, जिसकी वजह से रेन की ओवरसोल चकनाचूर हो जाती है। एंड रेन अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि वो किसी भी कीमत में इस बार यो से हारना नहीं चाहता था। इसके बाद वो अपने घोड़े को बुलाता है और सबसे खतरनाक घोड़े की सोल को अपने घोड़े के अंदर डाल देता है, जो कभी बेसन का योद्धा हुआ करता था। इस पावरफुल सोल ने उस घोड़े को काफी शक्तिशाली बना दिया था एंड वो यो के साथ अपनी एनर्जी को इक्वल कर देता है। जिसके बाद वो अपना फाइनल मूव अटैक करता है और इस तरफ यो ने पहली बार रेन के पावरफुल अटैक का सामना करने के लिए अमिदामारू को उसकी पूरी एनर्जी रिलीज करने के लिए कहता है। जिसके बाद वहाँ बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है, जिसके बाद यो और रेन का एनर्जी लेवल 0 हो जाता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गुस्से से देख रहे होते हैं एंड यहाँ पे पता नहीं चलता कि कौन जीता है। तभी वहाँ पे सिल्वा आता है एंड उनको बताता है कि ये मैच अब ड्रॉ हो चुका है और तुम दोनों समन किंग टूर्नामेंट में आगे बढ़ चुके हो, जहाँ पे उनको वर्ल्ड के सबसे पावरफुल समन्स का सामना करना था और उस टूर्नामेंट में सबसे पावरफुल बंदा भी शामिल था। अब रेन भी कुछ टाइम के लिए यो के घर में स्टे करता है अपने परिवार के मिशन को पूरा करने के लिए। रेन को पहली बार इतना मजा आ रहा होता है अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने में, जहाँ पे वो समझता है कि दोस्त होने का क्या मतलब है। हालांकि खुशी के पल भी हमेशा थोड़े टाइम के लिए होते हैं और रेन को वापस से अपने परिवार के पास अपना मैटर सुलझाने के लिए निकल जाता है। और हमने भी ऐसे फादर कभी नहीं देखे थे जो अपनी बेटी को कैद करता है एंड अपने बेटे के खिलाफ ज़ॉम्बी की आर्मी भेज देता है। हालांकि टाओरेन की स्ट्रेंथ काफी पावरफुल होती है और वो उन ज़ॉम्बी को आसानी से मारता है, जिसके बाद वो अपने ओवर सोल रूप में आ जाता है एंड अपने फादर के सामने बहुत ही ज्यादा ज़ॉम्बी को आसानी से हरा देता है। तभी टाओरेन के फादर वहाँ पे आते हैं और बेसन उनके सामने काफी छोटा दिखाई दे रहा था और जब रेन अपनी बहन को बंदी बने हुए देखता है तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके फादर ने अपने गुस्से को निकालने के लिए पायरॉन को जान से मार दिया है क्योंकि जुन और पायरॉन यो का साइड ले रहे थे। अब ये सारी बातें रेन को बर्दाश्त नहीं होती एंड वो कसम खाता है इन सब की कीमत मैं आपसे जरूर वसूलूंगा। ये देखने के बाद रेन अपने फादर में हमला कर देता है एंड उसके फादर देखते हैं कि मेरा बेटा तो काफी ज्यादा कमजोर है यार। उसके बाद टाओरेन अपने बच्चों को काल कोठरी में बंद कर देता है और उनको काफी ज्यादा टॉर्चर करने के लिए कहता है। इधर जुन भी अपनी सारी उम्मीदें खो देती है, लेकिन रेन अभी हार नहीं मानता है क्योंकि वो अकेला फाइट नहीं करने वाला होता है अपनी क्रिटिकल मोमेंट में, क्योंकि बेसन यो से हेल्प लेने के लिए पहुंच जाता है। जिसके बाद उनका पूरा ग्रुप वहां पहुंच जाता है अपने दोस्त को बचाने के लिए। अब टाकोगेरा एंड अमिदामारू वहां जाकर सर्च करने लगते हैं एंड फिर उनको पता चलता है कि टाकोगेरा का परिवार पूरा सुनसान पड़ा हुआ है, शायद से कोई ट्रैप होता है उनको फंसाने के लिए। लेकिन आगे कुछ भी हो, उनके अपोनेंट कितने भी ज्यादा पावरफुल हो, बट उनके दोस्तों को बचाने के लिए अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। इसके बाद जैसे ही वो रूम के अंदर घुसते उनका सामना होता है 5 अलग अलग ज़ॉम्बी से, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं एंड एक ज़ॉम्बी के पास टाओरेन का सीक्रेट वेपन होता है एंड ये ज़ॉम्बीज काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। जिसके बाद वो रियोनोसुके पे अटैक कर उसे हरा देते हैं एंड अगर होरा टाइम पे वहाँ पे नहीं आता तो वो सारे लोग उसी टाइम वहाँ पे मारे जाते। अपने अपोनेंट की ताकत को देखने के बाद यो अपने साथी रेन और जुन को बचाने के लिए काल कोठरी के तरफ बढ़ता है एंड इस तरफ होरा अपनी फाइटिंग स्किल से सबको मार गिराता है। जैसे यो रेन और जुन से मिलता है एंड वो उनको बोलता है कि तुम जल्द से जल्द यहाँ
से भाग जाओ। लेकिन रेन उसकी बातें नहीं सुनता और वो कहता है कि मैं अपने फादर को हराने के बाद ही यहाँ से जाऊंगा, क्योंकि ये उसका सबसे बड़ा ड्रीम था। रेन को बचपन में किसी भी कीमत में टाओ परिवार को पुनर्जीवित करने के लिए पाला गया था एंड उसके और उसके पिता के द्वारा कई निर्दोष लोग को मारा गया था एंड अपने फादर को हराने के बाद ही वो टाओ फैमिली की डिस्ट्रॉयड बिलीफ को खत्म कर सकता है। एंड रेन यो को इसमें शामिल नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके पागलपन के वजह से अगर यो को चोट पहुंचती है तो वो अपने आप को जिंदगी भर तक माफ नहीं कर पाएगा। हालांकि यो अपने फ्रेंडशिप को आगे रखता है एंड मदद करने के लिए उसके साथ जाता है। फिर वो दोनों सारे जॉम्बी से फाइट कर उन्हें मार गिराते हैं, जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि मास्टर शामो ने अपने जॉम्बिस को कितना पावरफुल बनाया है और इन्नेर योनोसुके को काफी खतरनाक तरीके से पीटा था एंड होरा तो बेहोश ही हो गया था। और जो पावरफुल रेन और यो होते हैं वो सिर्फ उसको डिफेंस कर रहे होते हैं, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा खतरनाक होती है एंड उसकी स्पीड भी काफी तेज होती है। तभी जून पायरॉन को रिकवर कर देती है एंड पायरॉन उनको बचाने के लिए वहाँ पे आ जाता है। अपने फादर से बदला लेने के लिए जून खुद को रोक नहीं पाती एंड वो कहती है कि उसके फादर अब कभी भी उसके भाई पे और उस पे अत्याचार नहीं करेंगे। इस तरफ जून के मैजिक से पायरॉन की स्पीड एंड उसकी पावर काफी ज्यादा तेज हो गई थी। तभी शेमन ने वही पावरफुल चाल चली जिससे उसने पहले पायरॉन को हराया था, लेकिन इस बार पायरॉन ने उससे डॉज कर दिया। तभी मौके का फायदा उठाते हुए पायरॉन ने शमोन को हराने के लिए अपना अंतिम मूव को इस्तेमाल करता है। ये सब देखने के बाद सबके सब शॉक हो जाते हैं कि आखिर पायरॉन इतना पावरफुल कैसे बन गया यार। लेकिन बैटल अभी खत्म नहीं हुई थी। टाओवेन इस फाइट का काफी लंबे समय से उनका इंतजार कर रहा था एंड उसके इतने बड़े शरीर को देखकर सबके सब चौंक जाते। अपने सारे जॉम्बी का खाना तो यही खा लेता होगा किले में। एंड टाओयन ने अपने एक फिंगर से उनके पूरे ग्रुप को तितर बितर कर दिया। तभी होरा और योनोसुके ने अपने ओवरसोल रूप में खतरनाक अटैक किया, लेकिन टाओयन अपने एक फिंगर से उसको मार देता है। तभी पायरॉन चुपके से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। तभी टायरॉन उस पर एक थप्पड़ मारता है एंड पायरॉन दीवार में जाके चिपक जाता है। तुम छोटे चूहे मेरे को क्या मारोगे। अब वो अपने बेटे पे अटैक करता है। देन यो बीच में आकर उसके अटैक को अपने शील्ड से रोक देता है एंड उसको काफी दर्द हो रहा होता है उसके पावरफुल अटैक से। रिन के सारे दोस्तों को उसके फादर ने निपटा दिया था यार। टॉरन बस ये चाहता था कि उसका बेटा उसका सम्मान करे, लेकिन तभी सारे फाइटर्स दोबारा खड़े होते हैं टाओवेन का सामना करने के लिए। अबे चूहो, तुम कितने पागल हो, अपने दोस्त को बचाने के लिए तुम अपनी जान दांव पे लगा रहे हो। लेकिन उसके फादर को पता नहीं था कि दोस्ती ही सबसे बड़ी पावर है। जिसके बाद उसके फादर अपने बेटे पे एक पावरफुल अटैक करते हैं, लेकिन उसकी टाइम उसकी पूरी फिस्ट टाओवेन की बॉडी से आर पार हो जाती है। काफी टाइम से जुन और रैन अपने फादर की धमकियों की वजह से अपनी ही पावर का पूरा प्रयोग नहीं कर पाते थे। तभी अचानक से उनके सामने एक बंदा आ जाता है जो कि और कोई नहीं, इन दोनों का असली फादर होता है एंड वो प्रो ओवरसोल होते हैं। जहाँ पे हमको पता चलता है कि उसके फादर इतने ज्यादा बड़े क्यों दिख रहे थे, क्योंकि उनने अपने सारे स्पिरिट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था एंड एक पावरफुल सोल बनाया था, जो कि एक ड्रैगन बॉडी ओवरसोल थी एंड इसे टाओ परिवार के द्वारा बनाया गया था। एंड जो टाओवेन की बॉडी होती है वो उनकी स्पीड से पूरी प्रोटेक्ट होती है, क्योंकि वो बंदा ताओ परिवार के इच्छा को धारण करता था और वो कहता है कि हमको हमेशा अपने पूर्वजों की आत्माओं से जुड़ा रहना चाहिए। यहाँ टाओरेन के भविष्य का मिशन भी यही था एंड वो कहता है कि अगर कोई भी उनके परिवार का विरोध करता है और अपनी मास्टर की बातें नहीं सुनता है, उनके सारे रूल्स को तोड़ता है, अब चाहे वो उसका अपना बच्चा ही क्यों ना हो, टाओवेन परिवार का रूल सबके लिए सेम है। हालांकि रैन अपने फादर को देख के नहीं डरता है, क्योंकि उसने अपने रास्ते में चलने का ही डिसाइड किया था और मानवता को प्रोटेक्ट करने की कसम खाई थी। टाओवेन ये देखकर शॉक हो जाता है कि बेसन ने एक मुक्का मारकर ड्रैगन ओवरसोल को नीचे गिरा दिया। इसी के साथ ही हमारे एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कर देना यार। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।